हर तरफ खून का सैलाब है, हर तरफ खून का सैलाब है, इस कड़ी धूप में भी हम रोशनी ढूंढते हैं। नमस्कार, केवी स्टूडियो के इस खास मुहिम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश संयोजक किसान मोर्चा के अवनीश जी उपस्थित हैं। हम जानते हैं उनकी कहानी और किसान मोर्चा के बिल के बारे में कि सरकार की क्या राय है। तो आइए मिलते हैं अविनाश जी से। नमस्कार अवनीश जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति की शुरुआत कब से करी है। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से डॉक्टर रोशन कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए जो लोग अछूते रह जाते हैं, उनकी जुबान को उन्होंने आवाज़ देने का काम किया, एक मंच देने का काम किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और मेरी शुभकामनाएं केवी स्टूडियो के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। हम सबसे पहले यही जानेंगे कि सर आपने राजनीति की शुरुआत कब से करी है। एक लंबे अंतराल के बाद। अब जानते हैं कि बिहार में छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा था, जबकि वर्तमान में जो भी शासन सत्ता में मौजूद लोग हैं, चाहे प्रतिपक्ष में हो सत्ता पक्ष में हो, वो छात्र राजनीति की ही उपज है। लेकिन दुर्भाग्य था कि यहाँ छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा था। तो 28 वर्षों के बाद जब पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हुआ 2012 ईस्वी में, तो वहाँ हमारे साथियों ने, हमारे अभिभावकों ने, हमारे सीनियर छात्रों ने हमें उम्मीदवार बनाया। मैं सेंट्रल पैनल के लिए महासचिव पद का उम्मीदवार था, और चूँकि मैं इंडिपेंडेंट उम्मीदवार था और AIBSF ऑल इंडिया बैकवर्ड स्टूडेंट्स फोरम के साथ हमारा गठबंधन था, तो लोगों ने तरह तरह के नैरेटिव्स गढ़े कि भाई ये फॉरवर्ड होकर के बैकवर्ड के साथ गठबंधन कर रहा है, बैकवर्ड फोरम जो है वो फॉरवर्ड के साथ जा रहा है। तो ये जो जातिवादी मानसिकता जो हमारे समाज की थी, या जो जातिवादी जहर हमारे छात्रों के मन में था, इसको लेकर के मैं जीत तो नहीं पाया, लेकिन 4th पोजीशन मेरा था। उसके बाद छात्र राजनीति की शुरुआत वहीं से हमारी हुई। फिर मैं पटना विश्वविद्यालय छात्र लोजपा का अध्यक्ष था जी। जब आदरणीय रामविलास जी ने, हमारे सीनियर संजीव सरदार जी जो हमारे सीनियर थे और जिनकी वजह से मैं छात्र राजनीति में आया, उनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था छात्र लोजपा का। तो सर आप छात्र लोजपा में थे, फिर वर्तमान समय में कांग्रेस में, तो ये किस तरह से हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय रामविलास जी ने NDA में आने का निर्णय लिया जी। तो रामविलास जी ही वो व्यक्ति थे जो गोधरा कांड के बाद जी माननीय अटल जी की सरकार से, कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा देने का काम किया था, सिर्फ उस गोधरा कांड को इशू बना करके। तो फिर पता नहीं इस समय के साथ साथ रामविलास जी को मोदी जी कैसे अच्छे लग गए और उन्होंने NDA में जाने का निर्णय लिया। राजनीति बदलाव की चीज़ है सर। अच्छा नहीं लगा, मैं असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं अपने छात्र राजनीति के शुरुआती दौर से ही सिद्धांत को हमेशा तरजीह देता आया हूँ। तो मैं चूँकि UPA में था ही, फिर मैं कांग्रेस में आ गया। जी सर, आप कांग्रेस में आए तो UPA की क्या विचारधारा है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी विचारधारा है, तो कांग्रेस किस विचारधारा को लेके आगे बढ़ती है। कांग्रेस जो पार्टी है, कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस समाप्त हो जाएगा, कांग्रेस ख़त्म हो जाएगा। आप कहाँ से कांग्रेस को ख़त्म करोगे। कांग्रेस की एक अपनी विरासत है, एक धरोहर है जी। एक लंबी यात्रा है जो 1885 से शुरू हुई थी। जी। स्वतंत्रता आंदोलन में हमारा अतुलनीय योगदान था। जी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नेहरू जी की वैचारिक धरोहर हमारे पास है। जी। इंदिरा जी का त्याग है। जी। राजीव जी का बलिदान है, और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को भी ठुकराया, वो त्याग भी तो हमारी धरोहर है ना।
तो आप हमें कहाँ से ख़त्म करिएगा। तो सर आप प्रदेश संयोजक हैं किसान मोर्चा के कांग्रेस के, तो किसान बिल वर्तमान समय में एक बड़ा मुद्दा है, हर दिन हो हंगामा हो रहा है उस बिल को लेके। तो आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो आपकी क्या विचारधारा है किसान बिल पे? उस मंजर को तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन एक इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते मैंने पढ़ा जरूर जी, अपने शिक्षकों से सुना जरूर जी कि अंग्रेज़ सरकार रॉलेट एक्ट नाम का एक काला कानून लेकर के आई थी। मैं समझता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए रॉलेट एक्ट जैसा वो काला कानून लेकर के आए हैं 3 किसान बिल के रूप में। प्रधानमंत्री जी, आप कोरोना महामारी के दौरान जब पूरा देश पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा था, देशवासी आपके हर आदेश का पालन कर रहे थे। आज ताली बजानी है, आज थाली बजानी है, आज दिया जलाना है, आज हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे और देशवासी आपके हर फैसले का स्वागत कर रहे थे। आप पिछले दरवाजे से किसानों के लिए अध्यादेश लाए। आप कहते हैं ये किसानों की आज़ादी के लिए है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, जिसको आप तथाकथित आज़ादी बता रहे हैं, उसके लिए आपने एक भी किसान संगठन से बात नहीं किया। आप कहते हैं लोग गुमराह कर रहे हैं। आप अपने कैबिनेट सहयोगी को भी विश्वास में नहीं ले पाए। और ऐसी कौन सी व्यवस्था थी आपकी, ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी थी कि आप सदन चलने का भी इंतजार नहीं कर पाए और अध्यादेश ले आए। और जब वो बिल सदन में आया, चूँकि अध्यादेश तो तभी तक वैलिड है जब तक संसद का सत्र ना चल रहा हो। जब संसद का मानसून सत्र चला तो वो अध्यादेश बिल के रूप में आप लाए सदन में, तो प्रतिपक्ष के लोग उस पर चर्चा चाहते थे। जो किसानों की तथाकथित आज़ादी का बिल था जी, उस पर आपने महज कुछ घंटों की चर्चा होने दी। क्या वो उचित था? क्या था ऐसा उस बिल में जो आप छिपाना चाह रहे थे? और संसदीय परंपरा में एक नियम है कि कोई भी सदस्य सदन का अगर मत विभाजन चाहता हो तो उस बिल पर मत विभाजन होगा जी। तो विपक्ष मत विभाजन चाहता था और आप उसको ध्वनि मत से पारित करवा दिए, ये जानते हुए भी कि राज्यसभा में आपके पास बहुमत नहीं है। तो ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति थी जो चाहती थी कि हर हाल में ये बिल पास हो? आप किसको फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे थे इस बिल को पास करवा करके? आपकी मंशा पर सवाल जरूर उठता है प्रधानमंत्री जी। और इस बिल के माध्यम से आपने किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसको आपने समाप्त कर दिया। अब किसानों के फसल का दाम बड़ी बड़ी कंपनियां तय करेंगी। आपने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके आवश्यक वस्तुओं के लिए जो स्टॉक की सीमा थी जी, उसको समाप्त कर दिया। इससे कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा और इससे सिर्फ किसान ही नहीं, आम जनता भी परेशान होगी। जब खाद्य तेलों का दाम बढ़ेगा, जो दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुएं हैं उसका दाम बढ़ेगा, तो इससे आम जनता भी त्राहिमाम करेगी। आपने मंडी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप वन नेशन वन मार्केट की बात करते हैं। मैं बेगूसराय के एक छोटे से शहर से हूँ। बेगूसराय का किसान अपनी फसल को तैयार करने के बाद कर्नाटका या हरियाणा के मार्केट में नहीं जाएगा। कोई भी किसान चाहता है कि उसकी उपज का उचित मूल्य उसको उसके लोकल मार्केट में मिल जाए ताकि वो अगले फसल की तैयारी में लग जाए। तो वन नेशन वन मार्केट की बात आप बेमानी है और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मंडी व्यवस्था को पुनः बहाल कीजिए और उसे सशक्त कीजिए। तो सर, इसमें कांग्रेस सुधार की मांग कर रही है कि सुधार होना चाहिए, तो कौन कौन से सुधार कांग्रेस कह रही है कि होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी ने सरकार को मेन 2 तथ्य बताया। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कि आप ये तीनों काला कानून जो किसानों के लिए मौत का फरमान है इसको वापस लीजिए। उसके बाद जो मंडी व्यवस्था जिसको आपने समाप्त करने की बात की उसको पुनः बहाल कीजिए और सशक्त बनाइए, मजबूत बनाइए। अब बताइए, 2006 में एनडीए की सरकार ने बिहार में मंडी व्यवस्था को समाप्त कर दिया है, एपीएमसी एक्ट को समाप्त कर दिया।
उसके बाद पैक्स का गठन किया गया। नियमित अंतराल पर पैक्स का चुनाव भी होता है, लेकिन पैक्स को अधिकार नहीं दिया जाता है। तो पैक्स कहाँ से किसानों का फसल खरीदेगी? जी। तो हाथी का दांत बन के रह गया बिहार में पैक्स। तो इस मंडी व्यवस्था को मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए, और जो स्टॉक जमाखोरी की जो सीमा थी उसको फिर से बहाल कीजिए। सर, आप कांग्रेस के प्रदेश संयोजक हैं, तो अभी कांग्रेस की क्या राय है इस चुनाव को लेकर? वर्तमान में विधानसभा चुनाव भी है, तो इस पर कांग्रेस क्या सोच रही है? वर्तमान चुनाव या वर्तमान सरकार जो है बिहार की, तथाकथित सुशासन की सरकार, ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। न पलायन को रोकने में कामयाब हुई है सरकार, न शिक्षा का स्तर सुधरा, बेरोजगारी का स्तर अभी भी वही बना हुआ है, और महिलाएं वो भी ज़्यादा स्वतंत्र या ज़्यादा आज़ाद नहीं महसूस कर रही हैं तथाकथित सुशासन की सरकार में। भले ये ढोल पीटते हैं कि हमने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को आरक्षण दिया, हमने नौकरियों में आरक्षण दिया, तो ये सरकार का एक ढकोसला मात्र था। और जो चुनावी समर का आगाज हुआ है जी, तो कांग्रेस पार्टी एक बदलाव के रूप में इसे देख रही है, और हमारा स्लोगन भी है ना, बोले बिहार बदले सरकार। जी सर, बहुत अच्छा स्लोगन आपने सर दिया कि बोले बिहार बदले सरकार। लेकिन अगर बात करें तो कांग्रेस, ऐसी बात नहीं थी कि कांग्रेस सरकार में नहीं रही, बिहार में भी सरकार में रही, देश में भी सरकार में रही। तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि अभी तक बदलाव हो गए हो, 60 साल की सरकार हो और भारत पूर्णतः विकसित ना हुआ हो? इसकी क्या वजह थी? ये तो वही बात हो गई ना कि सोशल मीडिया पर बराबर चलते रहता है 70 साल का हिसाब चाहिए। जब कांग्रेस पार्टी ने इन 70 सालों में कुछ किया ही नहीं, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी डेली जो नई नई कंपनियां बेच रहे हैं वो कहाँ से आया? मंगल ग्रह से आया था क्या? कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। 1947 का डाटा तो नहीं मौजूद है, लेकिन 1955 में प्रति व्यक्ति आय भारत की क्या थी, आज क्या है? 1947 में हमारे बजट का आकार क्या था, आज क्या है? तो ये तो विकास की एक प्रक्रिया थी ना, सतत विकास। अब राजनीतिक चश्मे से देखिएगा तो कहिएगा कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं अपने बेगूसराय की ही बात करता हूँ, जो बेगूसराय औद्योगिक पटल पर उभरा, चाहे वो बरौनी खाद कारखाना हो, बरौनी तेल शोधक कारखाना हो, वो पावर सब स्टेशन जो है, ये तो शायद 2006 के बाद नहीं आया है। कांग्रेस के रीजन में बिहार में चीनी मिल भी था, जूट का मिल भी था, वो तो कांग्रेस रीजन में बंद नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया ये बताने की ज़रूरत नहीं है, खास करके बेगूसराय में बैठ के। लेकिन जब मंडल और कमंडल का दौर आया तो स्वाभाविक है, हम सिद्धांत की राजनीति करते थे, हम जाति की राजनीति नहीं करते थे, तो वहाँ हमको पिछड़ना था। और जातीय नेताओं का उभार हुआ, धार्मिक आधार पर लोग बंटने लगे, तो उस दौर में कांग्रेस कहाँ खड़ा हो सकती थी? सर, जातिगत बात करी आपने, धार्मिक बात करी, तो उसमें कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, क्योंकि आपने 60 साल राज किया, आपने आरक्षण दिया, तो फिर इस लोगों को बंद क्यों नहीं किया गया? जब आपने आरक्षण दिया, धार्मिक रूप से बांटा, तो इसको बंद क्यों नहीं किया आप लोगों ने? संविधान में दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, क्योंकि दलित वर्ग, जिसको शूद्र कहा जाता था, खैर शूद्र शब्द का इस्तेमाल करना हो सकता है मुखालफत हो, लेकिन जब इतिहास की बात करते हैं तो समाज का वैसा वर्ग जिसकी आबादी ज़्यादा थी और उपभोक्ता वर्ग था, वो उत्पादक वर्ग भी था, वो उसको आप विकास की मुख्य धारा से दूर रख दिए, उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिए, उसको जीवन जीने के लिए जो मूलभूत अधिकार था उससे भी वंचित कर दिए। छुआछूत जैसी समस्याएं थी ना जिसको कांग्रेस ने अंबेडकर, गांधी जी और भी जो हमारे समाज सुधारक थे उनके साथ मिलकर के खत्म करने का प्रयास किया गया। तो जरूरी था उन समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण जरूरी था। कितने साल के लिए दिया गया था? अभी तक जरूरी है? आपको क्या लगा? एक समय तय किया गया था कि इतने वर्षों तक आरक्षण रहेगा, और फिर उसमें एक क्लॉज भी जोड़ा गया था कि जो आने वाली सरकारें होंगी वो समीक्षा करेगी
कि जो हमने सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार तो था नहीं आरक्षण का, सामाजिक, चूँकि जो सामाजिक विकास के दौर में ही पिछड़ गए हैं तो आर्थिक विकास के दौर में उनको कहाँ तक खड़ा कर पाइएगा। तो आने वाली सरकारें समीक्षा करेंगी और फिर अगर ज़रूरत हुआ तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो उसको वहीं पे ड्रॉप किया जाएगा। कांग्रेस तो आरक्षण खत्म कर सकती है सर? मुझे नहीं लगता है कि अभी आरक्षण पर बात करने का उपयुक्त समय है। तो चुनाव के बाद चर्चाएं होंगी आरक्षण पर कभी? तो अब माननीय भारत सरकार तय करें। जी सर, आप बिहार में कांग्रेस के किसान मोर्चा के संयोजक है, तो किसान की बदहाल स्थिति का जिम्मेदार कौन है? किसानों के लिए जो स्थितियां उपयुक्त नहीं हैं उसके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति भी दोषी रही है, और मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा दोष राजनीतिक इच्छा शक्ति का था। शायद ज़रूरत नहीं महसूस हुई उन्हें किसानों की ओर ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो अब ग्लोबल वर्ल्ड की ओर बढ़ रहे थे, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं जी। तो उनको लगा कि शायद किसान गुजरे ज़माने की बात हो गई जी। सर, आप मटिहानी के कद्दावर नेता कह सकते हैं आप हैं, तो मटिहानी में इस चुनाव में आपका क्या योगदान होगा? कांग्रेस पार्टी, चूँकि मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी के हर फैसले का निष्ठापूर्वक स्वागत करूंगा। पार्टी के सिंबल पर जो भी उम्मीदवार मैदान में आएंगे जी, मैं उनके साथ हूं। सर, आपको केवी स्टूडियो आके कैसा लगा? ये तो इस बातचीत की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि रोशन सर ने अच्छा काम किया है जी। कि जिनकी आवाज़ को कोई मंच नहीं मिलता है, भले ही वो सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे हों, तो उस जुबान को उन्होंने आवाज़ देने का काम किया और इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र तो हमेशा रहेंगे मेरी तरफ से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने भी कोशिश करी है कि उस जुबान को ज़रूर आवाज़ दें जो छुपा हुआ था, अभी तक बंद था। तो सर, हमारे स्टूडियो में आए और किसान बिल को लेके आए, ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मैं अवनीश सिंह, कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। कार्यक्रम देखने के लिए फॉलो करें फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार। लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय कार्यक्रम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें अपना यूट्यूब चैनल, यूट्यूब सब्सक्राइब स्टार्स ऑफ बेगूसराय। बेगूसराय के प्रतिभाशाली, लोकप्रिय, समाजसेवी, खेल प्रेमी, कला तथा प्रत्येक क्षेत्र के सफल व्यक्ति का साक्षात्कार देखने के लिए आप जुड़े हमारे फेसबुक ग्रुप कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। लाइक, कमेंट एंड शेयर। धन्यवाद।